तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा एंट्रोपी चेंज इन प्रोसेस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का टेम्परेचर चेंज होल प्रोसेस में नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस में एक आइडियल गैस लिया जाए और उसके वॉल्यूम में या उसके प्रेशर में चेंज करें तो आइडियल गैस का कितना एंट्रोपी चेंज होगा, इसके लिए रिलेशन यूज होता है। तो देखो, कोई भी एंट्रोपी चेंज होता है उसके लिए रिलेशन बनता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, अब यहाँ पर हम आइसोथर्मल एक प्रोसेस ले रहे हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, है ना। आपने ये पढ़ा होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क तो वहाँ वर्क में आता है, और ये तो वर्क में यहाँ W इक्वल टू माइनस लग जाता है साइन में, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और Q के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये रिलेशन बनता है। तो इस रिलेशन को उठा के हम डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी में रख दें तो इस तरह से टी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना, और ये फॉर्मूला हो गया 2.303 nR log V2 अपॉन V1, या 2.303, ठीक है, nR log P1 अपॉन P2। क्यों? क्योंकि V2 अपॉन V1 इक्वल टू होता है P1 अपॉन P2। तो इस रिलेशन से हम आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमें गैस के मोल्स दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा हो चेंज, या वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो हम आइडियल गैस का या किसी भी गैस का एक एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स में लास्ट में बताऊंगा एक दो। फिर आता है एक एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। तो देखो बच्चों, फेज ट्रांजिशन मीन्स किसी भी मैटर की जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो हम इसे बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। तो ये जो फेज ट्रांजिशन होता है एक फिक्स टेम्परेचर में होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस तरह से एक फेज ट्रांजिशन प्रोसेस में जो भी सिस्टम लिया गया है उसका कितना एंट्रोपी चेंज होगा उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये एंट्रोपी चेंज एक कांस्टेंट प्रेशर में लिया जाए तो ये होता है डेल्टा एस टी इक्वल टू डेल्टा एच टी अपॉन टी टी पर मोल के लिए। यहाँ डेल्टा एच टी है ट्रांजिशन एंथैल्पी और टी टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि ये डेल्टा एच यहाँ क्यों लिया गया है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में होती है, और डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर Q की जगह हम डेल्टा एच रख सकते हैं। अगर हमें सिस्टम के एक से ज़्यादा मोल्स दे रखे हैं और फिर ट्रांजिशन एंट्रोपी पूछी है तो हम एक मोल के एंट्रोपी चेंज में उसमें जितने भी मोल्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जितने भी मोल्स दे रखे हैं उनका टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, टाइप्स में आ जाए तो पहला होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कि किसी भी प्रोसेस में, या एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन कहना तो ज़्यादा अच्छा होगा ये, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन डेल्टा एस एफ यू एस। तो देखो बच्चों, एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन का मतलब है कि एक मोल सॉलिड लिया जाए, ठीक है, और उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर रखकर इतनी हीट दी जाए कि पूरा एक मोल सॉलिड कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस में जितना एंट्रोपी चेंज होगा वो कहलाता है एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन। ठीक है, कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है, ऑफ वन मोल matter when it change, ठीक है, from solid to liquid at its melting point। कि कोई भी मैटर लिया जाए और उसका एक मोल लिया जाए और उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर रखकर
इतनी हीट दी जाए कि वो कंप्लीटली सॉलिड से किस में आ जाए, लिक्विड स्टेट में, तो इसमें जितना एंट्रोपी चेंज होगा उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एस, और इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो है डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टी एम। यहाँ पर जो टी एम है ना, ये है मेल्टिंग पॉइंट जिसे केल्विन में लेना है। तो इस तरह से, इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से आप एक फ्यूजन प्रोसेस में एक मोल का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, या डेल्टा एच फ्यूजन अगर हमें n मोल दे रखा है तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम इंटू एन का। तो जहाँ n क्या है, n है मोल्स ऑफ मैटर, जो भी आपको मैटर दिया गया है उसका मोल्स है। तो इससे आपको n मोल का फ्यूजन एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आता है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये तो आप जानते हैं कि जब वेपोराइजेशन होगा मींस जब कोई भी, ठीक है, लिक्विड का एक मोल लिया जाए और उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर रखा जाए और उसको इतनी हीट प्रोवाइड कराई जाए कि वो टोटली अपनी लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो जाए बच्चों, वेपर स्टेट में। तो इसमें जितना एंट्रोपी चेंज होगा उसे बोलते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एस वी आई टी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच वी अपॉन टी वी, जहाँ डेल्टा एच वी क्या है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी, टी वी है बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन में लेना है। और इस तरह से, और अगर एक से ज़्यादा मोल है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। फॉर n मोल के लिए तो ये हो जाएगा एक मोल का एंट्रोपी चेंज इनटू मोल्स ऑफ मैटर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, उसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा। फिर तीसरा जो रिलेशन है वो है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो बच्चों, सब्लिमेशन प्रोसेस में मीन्स जब कोई भी सॉलिड सीधा अपनी गैसियस स्टेट में चला जाए तो एक सब्लिमेशन टेम्परेचर लिया जाए और उस पर सब्सटेंस को रख के और उसको इतनी हीट दे कि वो अपना सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में पहुंच जाए। तो जितना एंट्रोपी चेंज होगा इस प्रोसेस में वो कहलाएगा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ डेल्टा एच सब्लिमेशन एंथैल्पी है और ये है इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर केल्विन। एक से ज़्यादा मोल है तो n मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये जो आपने देखे तीन एंट्रोपी चेंज, यही क्या कहलाते हैं, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। ये फिजिकल प्रोसेस के एंट्रोपी चेंज है जिनको आपने ये तीन रिलेशन देखे। अब मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन आपको दे दी गई है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम लास्ट में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फिर एक और होता है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन या एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। समझिए बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो उस रिएक्शन में जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो इस पूरी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये रिलेशन लगता है डेल्टा एस आर इक्वल टू डेल्टा एस पी, मीन्स प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के एंट्रोपी ऐड कर लें और उसमें से जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एंट्रोपी को माइनस कर लें। ध्यान रखें कि एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये जीरो नहीं ली जाती। जैसे कि आपने देखा था डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये सब एलिमेंट के लिए जीरो होते हैं, बट एंट्रोपी एलिमेंट्स के लिए जीरो नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एस लिख रहे हैं, ना कि डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एस रिएक्शन का निकालना है तो सारे प्रोडक्ट्स का एंट्रोपी ऐड कर दो। एब्सोल्यूट एंट्रोपी मतलब प्रोडक्ट्स की, और उसमें से उनकी रिएक्टेंट की माइनस कर दो तो रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। अगर उनमें एक से ज़्यादा मोल्स हैं तो इस तरह से उनकी मोल्स से भी उनको उनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करें। जैसे यही क्वेश्चन है कि एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ N2, H2 एंड NH3 आर ये द वैल्यू ऑफ
स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो देखो बच्चों, अमोनिया के 1 मोल के फॉर्मेशन की हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो हम 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन लिखेंगे, 1/2N2 + 3/2H2 गिव्स अमोनिया। तो डेल्टा एस आर स्टैंडर्ड इक्वल टू अमोनिया का एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, माइनस आधा मोल नाइट्रोजन का और 1.5 मोल मतलब 1.5 मोल H2 की एब्सोल्यूट एंट्रोपी लेंगे। अब हमें ये जो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज हैं ये आपको दी गई हैं क्वेश्चन में कि H2 तो N2 की है वो है कितनी, देखो आप यहाँ पर 191.5, H2 की है 192.6 और अमोनिया की भी दे रखी है, ठीक है, कि N2H2 एंड आर द अमोनिया, द वैल्यू ऑफ ये है। तो अमोनिया की जो है ना यहाँ पर ये बता दूँ ये है 192.5, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ N2H2 एंड अमोनिया आर है ना 191 N2 की हो गई और 130, अच्छा इसमें एक और आएगा यहाँ पर 130 और आ जाएगा, ये रह गया है H2 की, तो 130.5 ये है H2 का। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यू मतलब डेल्टा एस आर अमोनिया से आप दोनों रिएक्टेंट्स की माइनस कर दो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई जो निगेटिव आ रही है। मीन्स इस रिएक्शन में पहले पार्टिकल्स ज़्यादा थे और बाद में कम हो गए, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस रिएक्शन का जो है वो निगेटिव आ रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर डेल्टा एस, यहाँ ध्यान रखें कि अगर डेल्टा एन 0 एन आर, ये तो जानते हो डेल्टा एन आर क्या होता है, मीन्स यहाँ पर इस तरह से मैं बता दूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेल्टा एन जी आप जानते हैं कि ये होता है डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एन जी रिएक्टेंट, या अगर हमें रिएक्शन में केवल पार्टिकल देखने हैं, हमें इनकी स्टेट से कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसे देखोगे कि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स में से जो प्रोडक्ट के टोटल पार्टिकल में से रिएक्टेंट के पार्टिकल माइनस करना। ध्यान रखें कि अगर डेल्टा एन, यहाँ जी हटा दूँ, कि अगर डेल्टा एन 0 है तो डेल्टा एस भी 0 होगा प्रोसेस का। डेल्टा एन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस भी नेगेटिव लिखा जाएगा, और डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी क्या लिखा जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। मीन्स अगर किसी रिएक्शन में जितने मोल्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के हैं, मतलब पार्टिकल्स, तो ध्यान रखें कि ऐसे में पूरी रिएक्शन का टोटल एंट्रोपी चेंज 0 लिखा जाएगा। अगर किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं और रिएक्टेंट्स के ज़्यादा हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि डेल्टा एस क्या आना चाहिए, तो वो निगेटिव आएगा, निगेटिव डेल्टा एन तो निगेटिव डेल्टा एस। और प्रोडक्ट्स में पार्टिकल्स ज़्यादा हो रहे हैं रिएक्टेंट्स से, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी एक रिएक्शन आपको लिख दी जाए तो एंट्रोपी चेंज इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है और वो मल्टी एटॉमिक है, ठीक है, तो ध्यान रखें कि एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एस ज़्यादा होगी, एटॉमिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब एटॉमिसिटी ज़्यादा तो डेल्टा एस या एंट्रोपी भी क्या होगी उस सिस्टम की ज़्यादा होगी। तो सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है कि जो एंट्रोपी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार थ्योरेटिकल। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 9710 कैलोरी पर मोल विल बी। तो आपको सीधा सीधा है डेल्टा एच वी मतलब वेपोराइजेशन एंथैल्पी दे दी गई है, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है, बस ये वैल्यू पुट अप कर दो, कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रोपी चेंज प्रोसेस में निकाल लिए जाते हैं। अब देखो जैसे मान लिया जाए और भी है, ठीक है, एक दो रिलेशन इंपॉर्टेंट और बता दूं कि ये पूछा जाता है कि एंट्रोपी चेंज इन, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों, कि अगर आपको एक आइसोकोरिक प्रोसेस दे दी गई हो, मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एस गैस के लिए अगर हमें निकालना है तो वो होता है 2.303 NCV लॉग, ठीक है,
और यहाँ पर आप आइसोकोरिक प्रोसेस ले रहे हैं तो T2/T1 या फिर 2.303 NCV log, ठीक है, P2/P1। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस में या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा या फिर प्रेशर चेंज हो रहा होगा। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए मैंने T2 की जगह P2 और T1 की जगह P1 रख दिया। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक इसी तरह से एक होता है एंट्रोपी चेंज इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर आपको एक आइसोबैरिक प्रोसेस दे दिया गया है और फिर एंट्रोपी चेंज निकालना हो गैस का आइडियल गैस के लिए, तो ये होता है 2.303 NCP log T2/T1 या 2.303 NCP log P2/P1, बिकॉज P और जो यहाँ पर यहाँ पर हम V ले लेंगे क्योंकि ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो V2/V1। तो यहाँ ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए अगर हमें टेम्परेचर की जगह वॉल्यूम चेंज दे रखता है तो भी हम निकाल सकते हैं। और फिर आता है कि एंट्रोपी, ठीक है, चेंज इन, अगर आपको एक एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस पूछ ले तो क्या होगा। तो देखें एडियाबैटिक प्रोसेस में चूंकि Q ही 0 होगा तो डेल्टा S क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना चाह रहे हैं तो ये होगा। ठीक इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस है अगर, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चूंकि S2 और S1 सेम होंगे तो डेल्टा S 0 हो जाएगा। इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज, ध्यान रखें, 0 होगा, एडियाबैटिक में 0 होगा। बाकी आइसोथर्मल मैंने ऊपर बता दिया, आइसोकोरिक या आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये एंट्रोपी चेंज होते हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन दे दी जाए जैसे C सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है, गिव्स CO2 गैस, तो यहाँ पूछा जाए डेल्टा S क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ है 2 पार्टिकल और यहाँ तो ये लिखा जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ठीक इसी तरह से लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ पर भी डेल्टा S कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो लिखा है CO2 + C = 2CO, तो यहाँ सॉलिड है यहाँ गैस है, लेकिन यहाँ टोटल दोनों गैस है तो यहाँ का डेल्टा S पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब की सब सॉलिड स्टेट है। बात क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी प्रोसेस देख के आप उसका एंट्रोपी चेंज बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो। इस तरह से सारे प्रोसेस में मैंने एंट्रोपी चेंज बता दिए। अब हम इसके बाद जो लेंगे वो होगा प्रोसेस में फ्री एनर्जी चेंज के बारे में या फ्री एनर्जी और उसके रिलेशंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।